हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी विथ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आज हम अपने 12th की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो कैसा है और हमें किस तरह से इसे पढ़ना है और हमें ये किस तरह पता करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे इस कम से कम समय में अच्छे तरीके से हम अगर उसको पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशंस में जितने भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे आप उसको बड़े ही आसानी तरीके से कर लेंगे। पहली बात तो आपको क्या करना है कि अगर आप लेट हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मैं आपको किस तरह से बता रहा हूँ उसको सुनिएगा, अच्छे समझिएगा किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक पे कैसे काम करना है और आपका ओवरऑल सिलेबस क्या है, इसको हम लोग आज की क्लास में पूरी की पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है केमिस्ट्री का, जिसमें सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि केमिस्ट्री के पूरे वन सिलेबस में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं बात करूं अगर पूरे के पूरे सिलेबस की, तो सबसे पहले आपको ये बात पहले से ही पता है कि जो हमारी केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट हैं हमारे पूरे के पूरे सिलेबस में। पहला जो पार्ट है हमारा वो है फिजिकल केमिस्ट्री का, दूसरा है ऑर्गेनिक का और तीसरा है इनऑर्गेनिक का। अगर इसे हम हिंदी में कहें तो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। तो आज हम पूरे के पूरे सिलेबस को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ हमने सिलेबस को लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका क्या है, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नंबर के आए हुए हैं और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप इसको टैकल करिए 8-8 नंबर वाले क्वेश्चंस को, तो देखिए जो 8-8 नंबर के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो चैप्टर आपका जैसे कि विलयन हो गया और इसके बाद आपका ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे एग्जामिनेशंस में अच्छे अच्छे नंबर्स के पूछे गए थे। अब हम समझते हैं कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो इस साल की जर्नी में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उस पर फोकस बनाना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी तो केवल हमने क्या किया है, ये सारे के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। अब इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस प्रत्येक चैप्टर के अंदर एक एक जो आपका टॉपिक्स है वो कैसा है और किस तरह से आपको पढ़ना है उसे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विलयन। विलयन से 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, वैद्युत रसायन से 7 नंबर का, रासायनिक बलगतिकी के 7 नंबर का। इसी तरह के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं लगभग 6-7 नंबर के क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है विलयन। पहला जो आपका चैप्टर उसका नाम क्या है, विलयन। याद रखिएगा जो आपका विलयन है वो आपके भौतिक रसायन का भाग है। इसी तरह कुछ चैप्टर ऐसे भी आएंगे जो आपके कार्बनिक रसायन के भाग होंगे, फिर कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपके अकार्बनिक रसायन के भाग होंगे। तो देखो यार विलयन के अंदर आपको पढ़ना क्या क्या है। विलयन के अंदर सबसे पहली चीज तो आपको यह देखना है कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थियरी कम पूछी जाएगी और न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें ज्यादा पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आता है तो आएगा कहां से वो। जैसे यहां पर देखिए सबसे पहले चीज देखो, थियरी की बात करें अगर तो इसमें आपने देखा विलयनों के प्रकार है। ठोस के द्रवों में बने विलयन की सांद्रता, यानी विलयन की सांद्रता की बात है, उसको कैसे व्यक्त करना है। गैसों के लिए गैसों की द्रवों में कैसे विलयता होती है, अणुसंग गुणधर्म क्या है, ये सारी की सारी चीजें यहां तक आप अगर देखेंगे तो ये आपको केवल और केवल थियरी की बात बताएंगे। जैसे कि आप पढ़ेंगे तो विलयनों के कई प्रकार हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपसे अगर पूछे जाएंगे तो थियरी में पूछे जाएंगे, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको नहीं लगाना है। अब देखो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछेगा। जैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि किसी विलयन की सांद्रता बताइए, जिसके लिए आप सूत्र लगाते हो। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है परासरण दाब पूछ सकता है, क्वथनांक उन्नयन पूछ सकता है और वानठाप गुणांक से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। इस तरह से ये हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले वाली स्लाइड में ही बता दिया है कि इससे जो है
8 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और कहीं ना कहीं 8 नंबर का अगर चैप्टर ये है तो पूरा का पूरा आपके एग्जामिनेशंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर ये गेम चेंजर है तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे तरीके से इसको समझना चाहिए। एक बार मैं फिर से आपसे बता दूं कि आपको कहां कहां पे फोकस ज्यादा करना है। सबसे पहली चीज तो वन हाफ गुणांक को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। इसमें जितनी भी चीजें हैं, आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, मैं आने वाली क्लास में जो भी क्लासेस होंगी तो एक एक चैप्टर के विषय में जब आपको पढ़ाएंगे हम, तो सब कुछ आपको अच्छे तरीके से क्लियर कट करके बता देंगे। इसी तरह विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, इससे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और वाष्प दाब, आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जैसे कि विलयन की सांद्रता, वन हाफ गुणांक, आपेक्षिक अवनमन, राउल्ट का नियम। तो ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम आगे बढ़ेंगे अगर, तो आगे हमारा दूसरा चैप्टर आता है वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो यार, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तो ये भी न्यूमेरिकल पोर्शन वाला ही चैप्टर है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे, इसको करेंगे, तो आपने हो सकता है इसको पढ़ा भी हो, तो आपको इसमें जितने भी टॉपिक्स दिखाई दिए होंगे, थियरी वाला पोर्शन कम दिखा होगा और कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स आपसे ज़्यादा पूछे गए होंगे। और प्रत्येक न्यूमेरिकल के पीछे हर एक फॉर्मूले का रोल होता है। वैद्युत रसायन में अगर आप उसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है नियम से या तो किसी समीकरण से। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो सबसे पहली चीज़ तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। अगर आप इसे बढ़िया तरीके से जान जाएंगे तो जितने भी रिएक्शंस हैं उसके अंदर किस प्रकार से ऑक्सीकरण हो रहा है, कैसे अपचयन हो रहा है, इसे आप बढ़िया समझ पाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखो चालकत्व निकालने के लिए बहुत एग्जाम में आता है। देखो नियम फिर आ गया है, कोलराउस का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विभिन्न प्रकार के सेल आपसे पूछे जा सकते हैं कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा सेल किसके लिए बनाया गया है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो आपका है नष्ट समीकरण। जो नष्ट समीकरण होता है इससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। उसके बाद जो इससे थोड़ा सा कम है, कहीं ना कहीं पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता, तो ये सब सारी चीज़ें जैसे आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई, ईएमएफ हो गया सेल का, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। बस आपको इसमें अगर आपका थ्योरेटिकल पोर्शन बढ़िया रहेगा तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। बाकी अगर आप इनकी बात करें हम, जैसे कि नष्ट समीकरण हो गया और चालकत्व निकालने वाला कोलराउस का नियम हो गया, तो इन सब के क्या होते हैं, एक फॉर्मूले होते हैं और इन सब फॉर्मूलों को आप वैल्यू को पुट करके आराम से उसको सॉल्व करेंगे तब जाकर के उसका मान निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं वैद्युत रसायन भी आपका क्या है, भौतिक रसायन का ही एक भाग है। मैं बात करूंगा आप तीसरे चैप्टर की। अगर मैं बात करूं तीसरे चैप्टर की तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री की जो आत्मा है वो इसी में बसती है और इस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतकी। और रासायनिक बलगतकी में इतना याद रखिएगा कि आपको केवल और केवल सबसे ज्यादा जहां फोकस करना है वो आपका फोकस रहेगा शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि में की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल कैसे निकाला जाता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल कैसे निकाला जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पिछले बार के एग्जाम में आपसे पूछा गया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक कौन है, इसके 5 ऑप्शन दिए गए थे। तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे देखने के लिए मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पे आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो आपको वेग नियम जानना है कि वेग नियम क्या होता है और विशिष्ट दर स्थिरांक क्या होता है, जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, और उसका समकलित वेग समीकरण क्या है। अर्धायु से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको केवल और केवल क्या करना है, न्यूमेरिकल देखना है और यह समझना है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। यह तो रहा आपका रासायनिक बलगतकी। बाकी जितने भी आपको इसमें थ्योरेटिकल दिखाई दे रहे हैं, थियरी वाले पोर्शन, जैसे कि अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा कारक है, तो यहाँ पर वो कारक को लिखा गया है कि प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि सांद्रता है, ताप है, उत्प्रेरक है और अभिक्रिया की कोटि है, आणविकता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, थ्योरेटिकल हैं। कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है।
जिसमें आपको केवल यही थियरी लिख देनी है, एक तरफ अभिक्रिया की कोटि लिखना है और एक तरफ आपको अभिक्रिया की आणविकता बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, इनके बीच में अंतर। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा रासायनिक बलगतकी। और लास्ट में आपका ये आता है आर्हेनियस समीकरण। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। तो ये रहा रासायनिक बलगतकी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो आ गया डी और एफ ब्लॉक के तत्व। देखो यार, अब यहां से जो कहानी शुरू होगी वो थोड़ा सा क्रिटिकल होगी और कहीं ना कहीं आपको इधर मेहनत करने की ज़्यादा जरूरत है। ज़्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से स्लिप करेंगी वो। तो आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से किसी टॉपिक पर बार बार रिवीजन करना है और कैसे उसको समझना है। देखो, अगर इसकी बात करें हम तो डी और एफ ब्लॉक जो आपके हैं, जैसा कि आपने 11th क्लास में देखा होगा कि आपको एस ब्लॉक पढ़ाया गया होगा, पी ब्लॉक पढ़ाया गया होगा। तो उस समय वो इसीलिए पढ़ाया गया था कि डी और एफ को आपको क्लास 12 में पढ़ना है। अगर इसे क्लास 12 में पढ़ना था, इसीलिए वहां पर एस और पी को पहले से ही पढ़ा दिया गया था। तो पहली बात तो डी और एफ ब्लॉक में आपको यही जानना है सिलेबस के अकॉर्डिंग कि इसका सामान्य परिचय क्या है, कि डी ब्लॉक कहाँ रहता है आपके आवर्त सारणी में, एफ ब्लॉक कहाँ रहता है, और इसी तरह यह समझना है कि प्रत्येक डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और उन सबको हम संक्रमण धातु भी कहते हैं, और उनका अभिलाक्षणिक गुण यानी कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें कैसे कैसी पाई जाती हैं, कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है। अब आप देखते चलिए आपको थियरी कहाँ तक बताएंगे। देखो, जैसे प्रथम श्रेणी गुणधर्म, समान प्रवृत्ति, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे थियरी के पार्टिकल हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ होगा, ऑक्सीकरण अवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयन एंथैल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग भी अपने बुक्स में ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से टिक कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसी तरह जैसे आयनिक त्रिज्या और आपका उत्प्रेरकीय गुण, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे। जैसे अंतरकाशी यौगिक हो गया, मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु कैसे बनती है, ये सारे के सारे क्वेश्चन हो आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। तो ये आपका जैसे कि अब देखो, इसके बाद आपका लैंथेनाइड एक्टिनाइड आता है। ये आपने देखा ही होगा कि लैंथेनाइड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। हालांकि ये सब सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपकी क्लास में हम। तो आज का जो हमारा विषय यही था पूरा का पूरा कि हम सिलेबस को किस तरह समझें। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है डी और एफ ब्लॉक के बाद अगर देखें हम तो आपको उपसह संयोजन यौगिक दिखाई देगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये। जैसे देखो, अगर यहाँ लिखा है उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है लिगेंड। लिगेंड कैसे बनता है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और क्या क्या इसके अंदर सिचुएशन बन सकती है, और किस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, यानी कि उपसह संयोजक संख्या कैसे पता करते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। और कहीं ना कहीं कभी कभी ये क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है कि उपसह संयोजन जितने भी यौगिक हैं उनका IUPAC पद्धति में नामकरण कैसे करेंगे। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि नामकरण पद्धति IUPAC की वही मेथ एथ प्रोप वाली है, लेकिन जब उपसह संयोजक यौगिक की बात होती है तो इसमें जितने भी तत्वों का आप नामकरण करते हैं तो उनके IUPAC नामकरण करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें वार्नर का सिद्धांत है, VBT है, CFT है, इसकी संरचना कैसे बनती है, त्रिमिम समयावता कैसे होती है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उपसह संयोजक यौगिक में। और हमने आपको बताया ही है कि इससे कितने नंबर क्वेश्चन आता है। आपने देखा ही था पहले वाले स्लाइड पे हमारे ये कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आप अगर देखेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, उसका नाम है हैलोएल्केन एवं हैलोएरीन। देखो यार, अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इसमें आपको जितने भी चैप्टर मिलेंगे, बस आपको आपके पास अगर समय कम है और आप चाहते हैं कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं, तो आपको इस समय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कुछ पढ़ना है तो यही पढ़ना है कि जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं, यानी किसी भी रासायनिक के नाम पर अगर कोई समीकरण दिया गया है, कोई रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, तो कहीं ना कहीं उसके पूछने की ज़्यादा संभावना है। और कभी कभी तो ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 नंबर का आ जाता है कि जैसे कि हम आपसे कह दें कि कोई रासायनिक समीकरण है जिसमें हमने कह दिया ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक हो गया, तो ये भी क्या है, एक नियम आ गया। जैसे हमने कह दिया कि कोई अभिक्रिया है, जैसे कि मान लीजिए हैलोएल्केन में हमने आपको रिएक्शन पढ़ाया होगा
कि जिसमें हमने SN1 अभिक्रिया बताया होगा आपको, SN2 अभिक्रिया। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जैसे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन ना और आपका कोल्बे रिएक्शन, सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समझ लीजिए कि जब आप इन पे बढ़िया फोकस कर लेंगे तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी ऑर्गेनिक में रिएक्शन का ही गेम है, और अगर आप रिएक्शन को समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या आता है देखो, अब देखो पहले समझ लेते हैं कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो यार, इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये बस यही जान लेना है कि नाम पद्धति कैसे की जाती है। नाम पद्धति का मतलब वही जो IUPAC में आप पढ़ते हैं। हमें देखना है यहाँ पे CX बॉन्ड की प्रवृत्ति क्या है, एल्केन और एल्कीन का जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होता है, इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, और CX बॉन्ड की प्रवृत्ति कैसे होती है, यानी अगर C के साथ X जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड कैसा होगा, ये भी आपको समझना है। अब देखो इसमें समझेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। देखो यार, नेक्स्ट थ्योरी में क्या है इसमें, जैसे डाइक्लोरोमेथेन से क्वेश्चन पूछेगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोराइड, DDT, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन, ये सारे के सारे क्या हैं, थियरी में पूछे जाएंगे। और अगर थियरी में पूछा जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे टिप्पणी लिखने के लिए कहे आपसे और दे दिए DDT पर टिप्पणी लिखिए, डाइक्लोरोमेथेन पे टिप्पणी लिखिए, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से बस पढ़ लीजिए बस कि हाँ किसका कैसे उपयोग है और किसका कैसे निर्माण होता है। तो ये रहा हेलो एल्केन एवं हेलोइरिन। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, और ये पूरी की पूरी जो सीरीज है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चल रही है। अब देखो अगर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की बात करेंगे हम तो इसमें भी आपको वही करना है कि जितने भी ऐसे रिएक्शंस हैं जो किसी साइंटिस्ट के नाम पर हैं, या तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बन रहा हो कि वो जो है अल्कोहल के निर्माण में भाग ले रहा हो। तो जब आप पढ़ेंगे अल्कोहल के बनाने की विधि, जैसे यहाँ लिखा है विरचन की विधियां, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका भौतिक रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है, ये सब भी आपको अच्छे समझना है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, विरचन की विधियां, क्योंकि विरचन की विधियों में बहुत सारा रिएक्शन है, हमने इसको इसके साथ मिलाया तो ये बना लिया, और ऐसा नहीं है केवल एक ही मेथड से आप अल्कोहल फिनॉल बना लोगे। आपके लिए अल्कोहल फिनॉल बनाने के बहुत सारे मेथड हैं, और अगर बहुत सारे मेथड हैं तो उन सारे के सारे मेथडों को आपको बढ़िया तरीके से समझना होगा, और जब समझेंगे तो आप अच्छे खासे रिएक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। अब जब रिएक्शन को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो चैप्टर है वो डिफिकल्ट होता जाएगा। तो बस आपको अगर इसमें कुछ करना है तो बस वही पढ़ना है कि कैसे अल्कोहल बनाया हमने, कैसे फिनॉल बनाया। अब देखना है कि जैसे अल्कोहल फिनॉल आ गया तो उसका नेचर कैसा है। अब नेचर में दो चीजें होंगी, एक फिजिकल नेचर होगा, एक केमिकल नेचर होगा। अब केमिकल नेचर का मतलब ये है कि अल्कोहल फिनॉल या तो ईथर जो आपका है वो किसी भी सबस्टेंस के साथ मिल करके क्या क्या बनाता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया कितने तरीके से संभव है, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं आपको इस चैप्टर में बताई जाएंगी। जैसे देखो अगर आप तो इसमें दिखा है ऐसे कि इसका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, ये आप तो बस केवल क्या कहते हैं एक लिमिटेड टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसको देखिए ना कि फिनॉल की अम्लीय प्रकृति क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो ये क्या है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आपको याद हो, आपने पढ़ा भी होगा, यही अभिक्रिया आप लोग क्या कहते हैं अपने पहले चैप्टर में पढ़ते हो, जहां पर इसका नाम कुछ और होता है। सिस्टम पूरा वही है, लेकिन देखिए सब कुछ लगातार सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर हैं सबके साथ यही चला आ रहा है। इसी तरह देखो, अब ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिनॉल का उपयोग आप देख सकते हैं आराम से। अब इसी तरह ईथर को भी देखेंगे, नाम पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया आपको, विरचन की विधियाँ। तो ये सारे के सारे क्या है आपके अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर के अंदर आपको पढ़ने वाले टॉपिक मिलेंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको क्या पढ़ना है कि नाम पद्धति देखनी है। अब ये देखना है कि एल्डिहाइड में अगर कार्बोनिल समूह लगा है तो उसकी प्रकृति क्या है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है कि इसकी विरचन की विधियां देखो यहाँ फिर आ गई। एक मोस्ट बात है यार, मैं इस बात को बार बार क्या बताऊं आपसे, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी विरचन की विधियां हैं यानी कि बनाने की विधियां हैं,
ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और आप अगर कहीं पर भी इसको देखते हैं किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में, तो आप इसको जरूर पढ़ेंगे और आपके किताब में ऐसे जितनी भी हेडिंग है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको बढ़िया तरीके से आप देख करके अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करेंगे। अब इसके अंदर देखो कुछ नेमिंग रिएक्शन, जैसे कि नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया हो गई और इसकी क्रिया विधि क्या है। जैसे कि एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या होती है, इसका उपयोग क्या है। अब देखो अम्लीय प्रकृति क्या है। अब देखो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति क्या है, इसको बनाओगे कैसे, इसके अंदर भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है और इसका उपयोग क्या है। याद रखना, जब कभी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म की बात करेगा तो भौतिक का मतलब कि वो किसी थियरी पोर्शन की बात कर रहा है, यानी जैसे गलनांक कितना है, क्वथनांक कितना है, ये सारी की सारी चीजें। लेकिन जब वो रासायनिक गुणधर्म की बात करेगा तो ये बताएगा कि वो किसके साथ मिल करके क्या क्या बनाता है, यानी उसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। ये सारी की सारी बातें आपको इसमें पढ़नी है। अब फिर से देख लो एक बार, नाभिक रागी योगात्मक सबसे इंपॉर्टेंट, विरचन की विधि हमने बताया ही, यही तरह आप इसको भी टैकल करेंगे अपने किताब में। आप इसको अगर किताब खोले हुए हैं इस समय, तो इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से टिक करते जाओ कि यहाँ हमें पढ़ना क्या क्या है बचे हुए आपके इस कम टाइम इंटरवल में। आगे देखो क्या है, नेक्स्ट चैप्टर आता है एमीन। एमीन भी आपका कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बस आपको इसमें वही बात फिर कहूंगा मैं, ये देखो विरचन की विधियां। विरचन की विधियां क्या हैं, पूरे की पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपको चैप्टर्स मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर्स में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। नेक्स्ट देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, डायजोनियम लवण क्या होता है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा, यानी इसका विरचन आप लोग कैसे करेंगे, कैसे इसका निर्माण करोगे और रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे भाग लेगा ये, इसका कार्बनिक रसायन में उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो फिर से देख लो यार, एमीन की बात किया हमने, विरचन की विधि बताया, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीन पहचानना तो कहीं ना कहीं आपके लिए अब खेल जैसा हो ही गया है। और डायजोनियम लवण तो ये आपका बेसिक ही है, ठीक है। आगे क्या है आपको पढ़ने के लिए, जैव अणु। जैव अणु की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बायोलॉजी को भी कवर करता है ये। जैसे आप लोग बायोलॉजी में छोटी छोटी बातें जानते ही होंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है और एल्डोज, कीटोज, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और किस तरह से आपका ग्लूकोज बनता है, किस तरह से आपका फ्रक्टोज बनता है, कैसे आपकी रिंग बनती है, कैसे संरचना बनता है। और एक बात इसमें यह भी है कि जैव अणु एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे के पूरे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर स्कोर कराने वाला होता है। नंबर स्कोर कुछ इस तरह से कराने वाला होता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ने होते, इसमें आपको कुछ बेसिक बेसिक बातें पढ़ने होती हैं। जैसे कभी कभी आपसे एग्जाम में केवल यही अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका वर्णन कीजिए। अब वर्णन जब करेंगे तो क्वेश्चन आपसे कम से कम 3 नंबर का पूछेगा, तो वर्णन में आप इसका पूरा का पूरा वर्गीकरण कर दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित प्रकार के होते हैं और इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी में देखो एक टॉपिक है प्रोटीन। अब प्रोटीन भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये टॉपिक है इसको आप अपने से भी अगर किताब में अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं ये सब तो आप बहुत ही पहले से पढ़े होंगे कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सर अगर ये इसमें आ गया है और केमिस्ट्री का पार्ट है तो कहीं ना कहीं इसमें तो हम बढ़िया करेंगे और इससे क्वेश्चन छोड़कर एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। तो ये चैप्टर जैव अणु है। अब जैव अणु क्या है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके एग्जाम में स्कोर कराएगा, आपका जितना भी नंबर आपका कम पड़ेगा स्कोर कराने वाला है। लेकिन ये एक बात ये भी है कि अगर आप यही सोचकर बैठ गए कि स्कोर कराएगा, छोटा सा है कभी पढ़ लेंगे, तब ऐसा तो नहीं हो पाएगा यार। आपको करना क्या होगा अभी से ही, जैसे कि हमने बताया कार्बोहाइड्रेट इसका वर्गीकरण, अब किताब में जाओ देखो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कितने तरह से है, देखो खुद बताया यहाँ पे एल्डोज, कीटोज। अब देखो इसके अंदर भी वर्गीकरण किया गया, मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड के अंदर क्या क्या आया, ग्लूकोज आया, फ्रक्टोज आया। अब इसकी संरचना कैसे कैसे बनेगी, जैसे कि इसका डीएल विन्यास कैसे बनेगा, मतलब कि लेफ्ट से राइट कैसे बनेगा, राइट से लेफ्ट कैसे बनेगा, ये सारी की सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। तो आगे क्या है, तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा आज का वोन सिलेबस। और आप जितना भी हमने आपको सिलेबस में बताया है,
आप जिन जिन टॉपिक के बारे में हमने आपको ज़्यादा फोकस किया है, अगर आप उसको बढ़िया तरीके से टैकल करके समझ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। और जल्द ही हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमने टॉपिक आपको बताए हैं इन पर क्या करेंगे कि एक एक क्लास को लेना शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।